Hello friends, here we will start with introduction of 12th bookkeeping and accountancy. Bookkeeping और accountancy हम लोगों को not only it is going to be relevant for 12th, लेकिन बाद में भी ये बार बार इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं. कॉलेज के सिलेबस में, प्रोफेशनल एग्जाम्स के सिलेबस में, फाउंडेशन लेवल को, इंटरमीडिएट लेवल को ये टॉपिक्स आने ही वाले हैं. तो सबसे पहला अपना शॉर्ट टर्म का टारगेट ये होगा कि भाई इस सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 कैसे आए, और एल्स इफ यू डोंट वांट टू डू दैट टारगेट 90 प्लस 95 प्लस कैसे आए. आ सकते हैं. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पर ईयर गेट दोज मार्क्स, सो व्हाई कैन वी नॉट गेट दोज मार्क्स. ऐसा एक पहला बेसिक शॉर्ट टर्म का टारगेट रखिए. सेकंड टारगेट इसमें ये हो सकता है कि हम लोग ये टॉपिक्स ऐसे करेंगे, इस तरह से अच्छी तरह से करेंगे कि बाद में अपना एक फंडामेंटल एक बेसिस अपना तैयार होने के बाद प्रोफेशनल एग्जाम्स में भी इसमें थोड़ा सा रिवीजन कर लिया, फिर भी अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया. दैट इज़ हाउ वी कैन डेवलप एट एडवांस लेवल द सेम टॉपिक्स. क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा फाउंडेशन के लेवल में भी आएगा और इंटरमीडिएट के लेवल में भी ये टॉपिक्स आएंगे, तो आपका वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म या मिड टर्म का फ़ायदा होगा. तो देखते हैं इस पर्टिकुलर सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स है. उसमें से कुछ इलस्ट्रेशन आज दूंगा सो दैट आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक किस इंटेंसिटी से यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले आएगा पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में उन्होंने बताया है कि लॉ, जो आपके लिए लॉ का सब्जेक्ट होगा बाद में, वहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट भी आएगा. तो these contents have been taken from the subject which is called as partnership act. इंडिया में मैं आपको जनरली बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि पार्टनरशिप को रजिस्टर होना चाहिए या रजिस्टर नहीं होना चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया है. अभी हम लोग महाराष्ट्र की बात करेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र बोर्ड ईयर. तो महाराष्ट्र में पार्टनरशिप हैज़ टू बी कंपल्सरीली रजिस्टर्ड. तो महाराष्ट्र में प्रोविजन ये है लॉ का कि पार्टनरशिप जो है वो कंपल्सरीली रजिस्टर होनी ही चाहिए. मतलब अगर आप बैंक का अकाउंट खोलने जाएंगे, बैंक में अकाउंट खोलने जाएंगे इस पार्टनरशिप फर्म का, तो वो आपको पूछेंगे इसका डीड किधर है, और उसका रजिस्टर्ड डीड अगर नहीं होगा तो वो महाराष्ट्र में आपको पार्टनरशिप का अकाउंट खोलने नहीं देंगे. तो देयर आर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ लॉ. जैसे यहाँ पे एक कमर्शियल मोटिव से दो पार्टीज इकट्ठा हो रहे हैं, तो पार्टनर्स में बाद में जाके झगड़ा भी हो सकता है. तो अगर वो झगड़ा हो गया तो क्या होगा, या दो पार्टनर्स में से या चार पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर को छोड़ना है, ही वांट्स टू लीव पार्टनरशिप, ही वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, तो उसके लिए प्रोविजन क्या होगी, उसने नोटिस देनी पड़ेगी. नोटिस देगा वो और सब लोगों को बताएगा दैट आई एम नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप. दूसरा एग्जाम्पल इसमें ये हो सकता है कि वो जो पार्टनर है, वो पार्टनर ने नोटिस देने के बाद नेक्स्ट 3 years 5 years डिपेंडिंग ऑन व्हाट बिजनेस इट इज, उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में वैसे वाला कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं होना चाहिए. नो कॉम्पिट नॉन कॉम्पिट क्लॉज उसको कहते हैं. तो सामने वाले ने वापस वही बिजनेस शुरू नहीं करना है. और ये सारे प्रोविजंस ऑफ लॉ हम लोग उधर देखेंगे. बाद में कैपिटल अकाउंट्स और फाइनल अकाउंट्स हम लोगों को करने हैं पार्टनरशिप के एंगल से. कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट फिक्स हो सकता है. अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो उसके साथ साथ करंट अकाउंट्स होंगे. एक तो ये चॉइस है. या दूसरा फ्लक्चुएटिंग, मतलब फ्लोटिंग, जिसका बैलेंस चेंज होते रहेगा. तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट एक तो फिक्स होगा या करंट अकाउंट, या नहीं फिक्स्ड अकाउंट अगर कैपिटल होगा मतलब इधर का बैलेंस जो है वो सेम रहेगा कैपिटल का. और जो रोजमर्रा के ट्रांजैक्शंस हैं, डेली रूटीन के जो ट्रांजैक्शंस है, पार्टनर ने कुछ स्टॉक्स लेके गया, कुछ ड्राइंग्स किया, या ऐसे कुछ इंट्रोडक्शन किया, सो फॉर ऑल दैट देयर विल बी करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स.
और जो फ्लक्चुएटिंग है वहाँ पे दो अलग अलग अकाउंट्स नहीं रखेंगे, फिक्स कैपिटल प्लस करंट अकाउंट ऐसे नहीं रखेंगे और उसी कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट दे देंगे, अल्टीमेटली काम वही होगा। सो फाइनल अकाउंट्स तक जब आएंगे हम लोग वही होगा। फाइनल अकाउंट्स में क्या होगा, जो आपने शायद किया होगा ट्रेडिंग अकाउंट, आपने प्रोप्राइटर का किया होगा 11th स्टैंडर्ड में, तो वही होगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये फाइनल अकाउंट्स होंगे। तो इंट्रोडक्शन में पार्टनरशिप में हम लोगों को क्या देखना है, ट्रेडिंग अकाउंट पी एंड एल बैलेंस शीट आपने अभी तक 11th स्टैंडर्ड का देखा है, लेकिन वो किसके लिए था, प्रोप्राइटर के लिए था। तो 12th स्टैंडर्ड में अभी हम लोग प्रोप्राइटर की जगह पे वही चीज बांटनी पड़ेगी पार्टनर्स में। सो नाउ इट इज गोइंग टू बी डेल्ट विद फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के एंगल से अभी हम लोगों को वही काम करना है। सो ये हो गया इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपने एनजीओ सुना होगा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इज इक्वल टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब और सिंपल टर्म्स में अगर कहने का है तो चैरिटेबल ट्रस्ट, उनका काम क्या है, प्रॉफिट्स कमाना उनका काम नहीं है, प्रॉफिट्स कमाना उनका काम नहीं है। दैट्स व्हाई उसका नाम क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट जैसा काम करेगी, गवर्नमेंट भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। तो यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ आपने सुना होगा, कोई एनवायरनमेंट के लिए काम करेगा, कोई पुअर के लिए काम करेगा, कोई ब्लाइंड हैंडीकैप्ड लोगों के लिए काम करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ऑल दीज आर कॉल्ड एज चैरिटेबल। तो हम लोग नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन में ये देखते हैं कि प्रॉफिट मोटिव, अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे पार्टनरशिप में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना पड़ेगा, बैलेंस शीट करनी पड़ेगी, बैलेंस शीट तो बतानी पड़ेगी। देखिए आप चैरिटेबल ट्रस्ट हो, तो अगर आप कोई संस्थान हो, तिरुपति संस्थान, यहाँ पे साईं बाबा का संस्थान, तो ये संस्थान जो है वो पैसा तो उनके पास आता है, करोड़ों रुपए आता है, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, जवाब देना है ही। जवाब देना इंग्लिश में जिसको हम लोग कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, तो उनको अकाउंटेबिलिटी है ही, तो अकाउंट्स तो उनको करने ही पड़ेंगे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं, कमर्शियल अकाउंटिंग, वहाँ पे प्रॉफिट मोटिव ज्यादा है और यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है। एक बार लॉस भी हो गया तो फर्क नहीं पड़ता है। व्हाई? क्योंकि वो खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट रनिंग द बिजनेस और रनिंग दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर देमसेल्व्स, इट इज बीइंग रन फॉर अ कॉज। एक कॉज के लिए काम करते हैं और वो कॉज जो है वो सोशल कॉज है, वो हमारे लिए नहीं, किसी और के लिए वो काम करते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि कोई गरीब स्टूडेंट्स के लिए अगर ट्रस्ट बनाएगा तो उसमें से उनका फीस वगैरह आपने देखा होगा कि उनका फीस वो ट्रस्ट पूरा के पूरा दे देता है। प्रोफेशनल स्टूडेंट्स का फीस भी मैंने देखा है कि वो 40,000 50,000 रुपए का फीस भी है। तो दैट ट्रस्ट गिव्स, अपने कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना है, दैट इज द रीजन व्हाई दे ट्राई टू गिव दोस। एनीवेज, सो द ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट। इसके लिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे, लेकिन रिपोर्टिंग तो करना पड़ेगा। अभी रिपोर्टिंग दो तरह का है, वन इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इन सिंपल वर्ड्स, क्या पैसा आया और कहां पैसा गया। सो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज लाइक योर कैश एंड बैंक अकाउंट, एकदम सिंपल वर्ड्स में। कैश और बैंक में क्या करते हैं, याद है ना, डेबिट में सारे रिसीट्स देते हैं, आया ना, और क्रेडिट में सारे पेमेंट्स देते हैं। प्लीज रिमेंबर, यहां पे अगर कैपिटल नेचर का भी रिसीट हुआ, मान लीजिए
किसी कॉलेज ने बिल्डिंग डेवलप करने के लिए, उनके पास एकर्स ऑफ लैंड है, गवर्नमेंट ने उनको एकर्स ऑफ लैंड दिया है, लेकिन वो डेवलप करने के लिए पैसा नहीं है, तो डोनेशन मांगेंगे या लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया आप डोनेशन दे दो, तो अभी बिल्डिंग के लिए फंड आ गया, तो ये कैपिटल नेचर का हो गया। नाउ दिस इज अ कैपिटल नेचर इनकम मतलब रिसीट। इसके लिए इवन इफ इट इज कैपिटल नेचर रिसीट हम लोग इसी में डालें। ये अपना जो कार्डिनल या बेसिक डिफरेंस है जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में है और प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में, यहाँ पे हम लोग यही देख रहे हैं, पैसा आया और पैसा गया। हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल का डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे हैं। ये रेवेन्यू नेचर का है और ये कैपिटल नेचर का है, आपने पढ़ा होगा, ये रेवेन्यू नेचर है और ये कैपिटल नेचर है। तो ये रेवेन्यू और कैपिटल हम लोग यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये जो रिसिप्ट्स है आए हैं, पैसा आया, वेदर इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। ऑन द अदर हैंड पेमेंट्स के लिए भी सेम लॉजिक है, स्टाफ का सैलरी देना है, स्टेशनरी के लिए खर्चा करना है, ये सारा खर्चा रेवेन्यू नेचर का हो गया फॉर मेंटेनिंग द ऑफिस एटसेट्रा एटसेट्रा। और दूसरा कंप्यूटर खरीदी किया या फर्नीचर खरीदी किया, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे बिल्डिंग के लिए खर्चा किया, ऑल दीज आर कॉल्ड एज कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस। अगर उधर पैसा गया पेमेंट हो गया, सो वेदर इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, it does not make the distinction, does not distinguish between the two, does not distinguish between these two, that is revenue है या कैपिटल है, फर्क नहीं पड़ता। रिसीट्स है, पैसा आया रिसीट साइड पे गया, पेमेंट्स गया तो रिसीट साइड पेमेंट साइड पे नोट किया। सो रिसीट्स डेबिट, पेमेंट्स क्रेडिट। इतना सिंपल है एज फार एज दिस एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न। इसका दूसरा पार्ट एक है दैट इज कॉल्ड एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये तो होगा ही कि भाई रिसीट्स एंड पेमेंट्स तो वो देगा ही, लेकिन उसका इनकम हुआ या खर्चा हुआ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस अकाउंट में हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है, इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, ऑल द इनकम्स विल बी क्रेडिटेड, अपना रूल मालूम है आपको, एंड ऑल द एक्सपेंसेस विल बी डेबिट। तो नेट बैलेंस विल बी इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या दूसरे में क्या होगा, और एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो 100 का इनकम है, 80 का एक्सपेंडिचर है, 20 आ गया। दूसरा इंस्टेंस 100 का इनकम है, 110 का खर्चा है, तो एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ये मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, इन दोनों अकाउंट्स में एक बेसिक फर्क है। ये अक्रूअल बेसिस पे चलेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो अक्रूअल बेसिस पे चलेगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये अक्रूअल बेसिस पे नहीं चलेगा। सिर्फ पैसा आया और पैसा गया उतना ही हम लोगों को देखना है। इन अदर वर्ड्स, जो हम लोग हर साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अलग करते हैं वो यहाँ पे दिखेगा। ये अक्रूअल बेसिस पे है और ये रिसीप्ट बेसिस पे, रिसीट्स या पेमेंट एज द केस में। इसमें फर्क समझा है। 31 मार्च को हम लोग जो प्रोविजंस करते हैं, प्रोविजन फॉर एग्जांपल गिवन डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर सैलरीज, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, प्रोविजन फॉर ऑडिट फी सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑडिट तो करवाना पड़ता है, चैरिटेबल ट्रस्ट को ऑडिट कंपलसरी है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे दिखेंगी अक्रूअल बेसिस पे, भले पैसा नहीं गया है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। इस साल का जितना कुछ होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखेगा। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में सिर्फ इस साल का नहीं, अर्लियर ईयर का होगा, नेक्स्ट ईयर का होगा, फिर भी दिखेगा। व्हाई?
बिकॉज द रिसीट और पेमेंट हैज बीन अक्रूड, वो चीज हो चुकी है करंट ईयर में। तो ये बेसिक फर्क है इन दोनों अकाउंट्स में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज फॉर द ईयर एंडेड एंड रिसीट्स एंड पेमेंट्स साल भर के रिसीट्स है। इस साल भर में जितना रिसीट्स आया, जितना पेमेंट्स आया, वो करंट ईयर के लिए हो, लास्ट ईयर के लिए हो या नेक्स्ट ईयर के लिए हो, ये पूरा के पूरा इधर दिखेगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। हम लोग ये इंट्रोडक्शन कंटिन्यू करेंगे। लेट अस कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज पार्टनरशिप। अब इस पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, डेथ ऑफ वन ऑफ द पार्टनर्स और डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, पूरा फर्म ही हमको कंटिन्यू नहीं करना है। ऐसे अलग अलग चीजें आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जो कैलकुलेशन में, वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम लोग कहेंगे PSR। एक एग्जांपल ले लेते हैं। से A and B are partners sharing profits and losses equal, and they admit C to the firm with equal profits. अभी क्या हुआ? A and B are partners sharing equal profits, मतलब 1:1। 1:1 मतलब अगर टोटल 100 का प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? हम सबको मालूम है 50-50 कहते हैं हम लोग रोजमर्रा के लैंग्वेज में भी। सर 50-50 करते हैं, एक सैंडविच लिया और दो दोस्तों ने मिलके 50-50 कर दिया, सो 50-50 इज इक्वल। अभी सी को इक्वल प्रॉफिट्स के लिए उन्होंने शामिल कर दिया, शरीक कर दिया। ही हैज बीन एडमिटेड टू द पार्टनरशिप विद इक्वल प्रॉफिट्स। इन अदर वर्ड्स, इसके आगे रेशियो जो है वो 1:1:1 होना चाहिए। अभी 1:1:1 होना चाहिए, लेकिन टोटल प्रॉफिट तो उतना ही रहने वाला है। परसेंटेज वाइज इट इज गोइंग टू बी 100 ओनली। तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो ये जो पहले हाफ हाफ था, अभी 1:1:1 मतलब इसका टोटल कितना हो गया? 3। मतलब इसके आगे क्या होगा? 1/3, 1/3, 1/3। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मान लीजिए ये दो पार्टनर्स का नाम A, B और तीसरे का नाम है C। तो पहले ऐसा था, और फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3, 1/3, 1/3। सी ने तो कमाया, सी ने तो नया प्रॉफिट कमाया, हाँ या ना? द आंसर इज यस, ही हैज गेन्ड 1/3, उसको तो 1/3 मिल गया। अब ये 1/3 कहां से आया? कैन यू टेल मी? इसमें क्या हुआ? इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 2 × 3 6, 6 अगर है तो यहाँ पे 3 आया, 3/6, और यहाँ पे 2/6, मतलब ये 1/6 आया और ये 1/6 आया, बिकॉज द अमाउंट्स आर सेम। ये अरिथमेटिक का पार्ट हम लोगों ने अपने स्कूल में भी किया है। दो रेशियोज में से प्लस माइनस आप करके एलसीएम निकाल के, आपको ये तो आता ही होगा। और अगर 100 की बात करेंगे तो 100 वाज डिवाइडेड 50-50। अभी 100 की बात करेंगे तो नाउ 1/3 इज गोइंग टू बी गिवन टू सी। 1/3 मतलब 33 1/3। तो अभी इन दोनों के लिए कितना बचा? 66 2/3।
उसका 2 टुकड़ा किया मैंने, इक्वल किया, दोनों का इक्वल मतलब 33 1/3 और 33 1/3। तो ये जो है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको गेन रेशियो या लॉस रेशियो कहेंगे। ये एक कैलकुलेशन आपको आता ही है। पार्टनर इज एडमिटेड, अगर पार्टनर रिटायर हो गया, 3 में से एक पार्टनर रिटायर हो गया, काम वही होगा। पहले 1/3 था एग्जांपल गिवन, तो बाद में बैलेंस 2 पार्टनर्स बोलते ठीक है हम लोग हमारा प्रॉफिट्स इक्वली शेयर कर लेंगे, तो 1/3 का हाफ हो गया। जो रिटायर हो गया वो अपने साथ उसका प्रॉफिट शेयर लेके गया। डेथ रिजोल्यूशन में भी वैसे ही होगा। अगर एक पार्टनर डाई करेगा अनफॉर्चुनेटली, तो उसके लीगल एयर्स को अपने को पैसा देना पड़ेगा। सो वो लीगल एयर्स को हम लोगों को पैसा देना है, दैट इज कॉल्ड एज देयर शेयर। वो उनका पार्टनरशिप नहीं था। सो जो डिमाइस्ड पार्टनर है, जो डेड पार्टनर है, उसका जो शेयर है देना पड़ेगा। तो उसके लिए कैलकुलेशंस तो करने पड़ेंगे। डिसोल्यूशन अभी तक का जितना पार्टनरशिप चल रहा था वो चलाओ, इसके आगे अपने को ये फर्म कंटिन्यू नहीं करने का है। सिर्फ 2 ही लोग हैं, मान लीजिए ए और बी, और इन दोनों में से एक पार्टनर कहता है कि हमको कंटिन्यू नहीं करने का, तो दूसरा पार्टनर पार्टनरशिप कैसे कंटिन्यू करेगा? बिकॉज नाउ ही इज द लोन पार्टनर। तो ऐसा हो सकता है भाई बी हैज रिटायर्ड एंड सी हैज जॉइंड द फर्म, सो द फर्म कैन कंटिन्यू, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पार्टनरशिप अदरवाइज विल हैव टू डिसॉल्व। डिसॉल्व मतलब, डिसोल्यूशन मतलब द लीगल एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म। इसके आगे वो फर्म नहीं चलेगा, ऐसा सारे पार्टनर्स ने मिलके म्यूचुअली डिसाइड किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें से ऐसा होगा, ये तो एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का आपको मैंने एक एग्जांपल बताया, उसमें और एक है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। मान लीजिए ऊपर के एग्जांपल में अगर ए और बी जो पार्टनर्स है, ये दोनों पार्टनर्स सी को एडमिट करते हैं विथ इक्वल प्रॉफिट्स, तो वो कहेंगे ए और बी हम तो पुराने पार्टनर्स हैं, 10 साल मेहनत करके हम लोगों ने ये फर्म बनाया है, अभी आपको इजी लगेगा इसके आगे। देखो नया बिजनेस शुरू करके उसको ग्रोथ स्टेज में लाके उसके आगे एडवांस तक लेके जाना ये मुश्किल का काम होता है। एक बार वहां पे आने के बाद अभी सी का काम बहुत आसान है, ही जस्ट हैज टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द पार्टनरशिप। इसके लिए ही हैज टू ब्रिंग समथिंग, और उसको कहते हैं कि गुडविल। गुडविल सिंपल टर्म्स में मैं क्या कहूं, गुडविल का मतलब है, हम सब लोगों ने बाइसिकल चलाया है, बाइसिकल चलाते समय हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर पेडलिंग करेंगे और फिर थोड़ी देर रुक जाएंगे। विदाउट पेडलिंग ऑल्सो द बाइसिकल विल रन फॉर सम टाइम। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पेडलिंग किया है। तो ये गुडविल वो है कि गुडविल क्या है कि जो पेडल्ड बाइसिकल है, अभी मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, 10 साल के लिए हमने पार्टनरशिप किया है, मेहनत किया है उसके ऊपर, तो उस मेहनत की वजह से, उस नाम की वजह से, आप कोई भी ब्रांड नेम ले लो, आपका ब्रांड नेम का ओनर कौन है वो शायद मालूम नहीं होगा। तो हम लोग अगर कहेंगे कि किसी एफएमसीजी प्रोडक्ट के बारे में, तो आप कोई सा भी प्रोडक्ट आप विजुअलाइज करो, डव सोप है, तो वो डव सोप का ओनर कौन है वो मालूम नहीं है आपको, बट दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज गुडविल, द ब्रांड नेम। और कोका कोला है या थम्स अप है, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रांड नेम। तो कोका कोला, थम्स अप, दीज आर ऑल ब्रांड्स, उसका ओनर कौन है मालूम नहीं है, लेकिन वो है करके अपने आप सामने वाला जो कस्टमर है वो उसके लिए पैसा देने को तैयार है, दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। तो ओनरशिप अगर चेंज हो गया तो नया ओनर जो नया आने वाला है उसने जाने वाले इंसान को या फिर जिसने कंटिन्यू किया है उस इंसान को जो देना है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज गुडविल। तो गुडविल न्यू पार्टनर हैज टू ब्रिंग इन, उसका ये इन्वेस्टमेंट है, and it is the benefit for the old partners. Partners reap the benefit of it. So नया पार्टनर लेके आएगा, क्यों? ये उसका कैपिटल नेचर का कॉस्ट है। भाई आपको एक रनिंग बिजनेस में आपको हम लोग एडमिट कर रहे हैं पार्टनर करके,
तो इसके आगे आपका तो प्रॉफिट, मतलब जो हम लोगों ने मेहनत किया था उसका फल आप अभी लेने वाले हो, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। सो दिस इज कैपिटल नेचर कंट्रीब्यूशन। प्लीज रिमेंबर, मैंने आपको यूज किया है वर्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो कैपिटल तो वो लाएगा ही एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, तो कैपिटल भी लाएगा और कुछ गुडविल भी लाएगा। ये गुडविल फर्म से बाहर लेके जाना है नहीं जाना, ये पार्टनर्स का इंडिविजुअल कॉल होता है। पार्टनर बोलेंगे रहने दो बिजनेस में, जो ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स रीप द बेनिफिट, तो शायद वो बोलेंगे कि रहने दो बिजनेस में, बिजनेस और ग्रो करेंगे, नया पार्टनर आया और जम के काम करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिटायरिंग पार्टनर होगा तो वो बोलेगा ठीक है भाई मुझे मेरा शेयर दे दो, आप लोग अपना कंटिन्यू करो, तो वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके जाएगा। तो गुडविल में भी ऐसा होगा कि नए वाले ने जो लाया है गुडविल और पुराना वाला जो लेके गया है गुडविल, उसका भी कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत मजेदार चीजें हैं, मैं आपको बहुत एक्टिवली समझाऊंगा, बहुत मजेदार चीजें हैं, एक्टिवली समझाऊंगा, आप एंजॉय करेंगे ये सारे सेशंस। सो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, तो आप पूरा उसका फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच।